आज हफ्ता है 10 रमज़ान है, पहला अशरा आज मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक अशरा मुकम्मल हो गया और अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम रमज़ान की जो बरकतें उन्हें समेट सकें। लेकिन लोगों ने समझे रमज़ान में रोज़ा भजन फ़र्ज़ है, ये जो किन्नू और माल्टों और केलों के पैसे आप बढ़ाते हैं ना, ये फ़र्ज़ नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਕੁੱਟਣਗੇ। कमा लो इस दुनिया में जितने पैसे इस तरह हराम के कमा सकते हो ना, क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। ए महीना तो नहीं माफ़ करता ਤੁਹਾਨੂੰ, वैसे तो कभी भी नहीं माफ़ करता बेईमानी को, लेकिन है तो तुसी ओदे जिस रोज महीने को उसने सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं मोहतरम करार दिया, आप उसमें ये सारी कार्रवाइयाँ डाल दो, ਤੁਹਾਨੂੰ बड़े छितर पड़े ने। जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले ही दस दिया, आज 28 फरवरी है, ऑलमोस्ट फरवरी इज एंड एंड मार्च गोना स्टार्ट। और अल्लाह रहम करे, मार्च में मुझे बहुत कुछ अजीब व गरीब होता नज़र आ रहा है। अल्लाह पाकिस्तान पे अपना रहम करे, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। और आज है जनाब फग्गन की 17 तारीख। मैंने यहाँ कहीं आपके लिए ना लिखे थे पंजाबी के महीने, किसी दोस्त ने मुझे पूछा है फग्गन की है, तो मैंने कहा यार ये फग्गन मैं आपको बताता हूँ कहाँ कि ये क्या है। ये महीने हैं क्या कहते हैं पंजाबी के, तो ज़रा पहले ये मैं एक दफ़ा सुना देता हूँ ज़रा ऐसे ही थोड़ा सा हटके। विसाख, जेठ, हाड़, सावन, भादू, अस्सू, कार्तिक, मकर, पू, माघ, फग्गन, चैत, ये पंजाबी के महीने मैंने इसलिए ये ज़्यादा किए कि क्योंकि हमारी जो 60% आबादी है पंजाब की है, तो उनके लिए ज़रा ये महीने मैं इसलिए बोल देता हूँ। बाकी तो हम सब पाकिस्तानी हैं। और इससे सबसे बड़ा सबूत क्या होगा कि अगर मेरा आज का मैं ये कहूँ कि जी एक ऐसा मसला आ गया जिसके ऊपर पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, तो आपके लिए भी होगा कि ये क्या, आप कहेंगे लो जी देखो जी नवी गल। लेकिन अगर मैं ये आपको आप कहें कि हाँ ऐसा है, तो फिर मेरी आप दाद देंगे अपने भाई को कि यार आपका भाई जो है कोई बात वखरी करता है, ठीक है ना। मेरा मकसद तो भाई साफ बात है, मेरे लोग वड़न पांडे पीटीआई की क्यादत, साफ बात है। मैं रोज़े के अंदर आपको ये कह रहा हूँ, आपको गुड मॉर्निंग, सुबह का सलाम, आपको ढेरों सुबह की गुड विशेस। मुझे किसी की को परवाह नहीं है, मुझे परवाह है वो जो अडयाला के अंदर बंदा कैद है ना उसकी। मैं तो उसका साथी हूँ भाई, मैं उसका वेल विशर हूँ। और मैंने जब वो वज़ीर आज़म था तो बतौर वज़ीर आज़म अगर उन्होंने कोई गलती की तो मैंने उसके खिलाफ भी बात की है। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान के इस टाइम तारीख के बिल्कुल दुष्संत खड़ा है, और अगर वो हार गया तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कई दहाइयों के लिए फारिग हो जाएगी। इससे बड़ी बात मैं आपको नहीं कह सकता। वो ग्रेट मैन अगर ये जंग हार जाता है तो पाकिस्तान में जमहूरियत, आपको फिर किसी मार्शल की ज़रूरत नहीं होगी, ये जमहूरियत ही काफ़ी होगी, एन ही काफ़ी होगा। एनीवे, तो अब जब ये अफ़गानिस्तान से जंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की भारत से जंग का एक तजर्बा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास था, और उन्हें ये पता था कि जंग दो जगह लड़ी जाती है, एक ग्राउंड पे लड़ी जा रही होती है और अब एक जो है ना नैरेटिव की जंग होती है। ये नैरेटिव की जंग पूरी दुनिया देखती है। पहली दफा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में नैरेटिव ने चीजें बदल दी। 8 फरवरी को कोई सोच सकता था कि यार एक पार्टी के निशान छीन लिया, उसकी क्यादत गायब हो गई, उसको भाग दे, और बंदे नहीं खड़े के हों देते जनाब, उसके पोलिंग कैंप नहीं लगने दिए, उनके कागजात छीन लिए, किसी को टमाटर निशान मिल गया, किसी को पिंडी मिल गई, फिर जीत गए। वो क्यों जीत गए भाई? नैरेटिव इतना मजबूत पीटीआई का नैरेटिव था कि वो आपके तमाम सब कुछ तबाह हो गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि जंग के साथ कौम के नैरेटिव को अपने साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। ये अफ़गानिस्तान से जब जंग शुरू हुई, और अब इसमें मैं आता हूँ इस अफ़गानिस्तान की जंग पे इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, और ये जंग के पीछे क्या मुहरिकात हो सकते हैं जो अचानक ही हमने रमज़ान में हमारी जंग शुरू हो गई और हमें क्यों इतना मजबूर होना पड़ा कि हमें अटैक करना पड़ा। मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ। लेकिन जो जंग जब शुरू हुई तो ये बात का एहसास इस्टेब्लिशमेंट को था कि यार जो नैरेटिव है वो सिर्फ एक ही के पास है, वो है वो पीर अडयाला, वो जड़ा अडयाला बैठा है ना ओदे कोल ही नैरेटिव है। वो चाहे तो यूं करवा दे नैरेटिव को, वो चाहे तो यूं करवा दे। अब वो देख लेना तारड़ साहब ने जो अपने लो बड़ा नैरेटिव बनाया सी, वो लतीफ़ा मैंने शायद पहले भी सुनाया था कि वो एक घर में बच्चा रो रहा था आधी रात को, मोहल्लेदार भी डिस्टर्ब थे, उसकी माँ ने उसे चुप कराने के लिए लोरी सुनानी शुरू कर दी। वो इन्नी की बोंगी लोरी पड़ी उन्हें कि एक नाल वाले घरों के एक आदमी ने कहा कि बाजी आप चुप हो जाएं, बच्चे को रोने दे।
ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜੰਗ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ठीक है ना। अच्छा जी रमज़ान में एक लड़की जवान आके एक लड़के के कंधे पे हाथ रख के कहती है अच्छा जी, ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਕਰਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੂੰ रमज़ान ही आके मुंडे ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ रख के कह रही है अच्छा जी। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा इस्लामी कल्चर है जो हमने उसमें दिखाया है। एनीवे, जब ये अच्छा जी को बहुत ही ज़्यादा कच्चा जी हो गया, इसी दौरान आज DG ISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनरल शरीफ साहब ने, और उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान से जंग के हवाले से अपनी सारी चीज़ें बताई कि जी ये है। वहाँ पे जब उनसे हमाद हसन साहब हैं, एक सहाफ़ी KPK के, हमाद साहब से मेरा अक्सर सातिफिंजा होती है, मैच पड़ जाता है, पेज पड़ जाता है, लेकिन हम बतौर जर्नलिस्ट एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं। तो हमाद हसन साहब ने कहा कि जी ये बताएं कि जो ये जंग हुई है क्या इसमें आपने, क्योंकि ये ज़्यादातर KPK के बॉर्डर पे लड़ी जा रही है, तो क्या आपने KPK की हुकूमत को इस सिलसिले में एतमाद में लिया? यहाँ से अब आप जुमला सुने कि जनरल साहब ने कहा कि देखें जी, सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, ठीक है, और कोई दाएं का क्या नाम है सियासतदान हो सकता है, कोई बाएं का हो सकता है, किसी की ये सोच हो सकती है, किसी की ये सोच हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के लिए सब एक पेज के ऊपर मौजूद हैं। अब आप ज़रा बात को समझें कि DG साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि PTI पाकिस्तान के दिफा के ऊपर कोई दो राय नहीं रखती, PTI पाकिस्तान के दुश्मनों के हवाले से कोई दो राय नहीं रखती। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये जंग चूँकि वहाँ KP में हो रही है, तो डेफिनेटली जो सूबाई हुकूमत है वो हमारे साथ एक पेज पे है, यानी सुहेल आफरीदी की PTI की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज में है। अब मैंने फिर जब ये देखा तो मैंने जल्दी से सुहेल आफरीदी को तलाश किया कि सुहेल आफरीदी ने इस जंग के हवाले से क्या कहा, तो मेरे सामने उनका बयान आ गया। उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की हिफाजत के हवाले से हमारी कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करता है दहशतगर्द जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता है वो कोई भी है हमारा दुश्मन है। गल हूँ तुहानू समझ आ गई कि सुहेल आफरीदी कैटेगोरिकली क्या कह रहे और वो क्या कह रहे। अब ये तो हो गई क्लियर बात कि दोनों एक जगह पे हैं। चाहते तो DG साहब इस बात को डिनाई भी कर सकते थे, कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने खाली सियासी जमात नहीं शख्सियात का भी कहा। आपको याद है कि इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो अल्फाज कहे थे, मैं तो कहना भी नहीं चाहता, लेकिन अब एक अरसे से उन्होंने ये अल्फाज कहीं पे भी नहीं इस्तेमाल किए। इवन ये कि जिस मुलाकात में मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ था, तो वहाँ पे भी मैंने उनसे इमरान खान साहब के हवाले से पूछा, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं उन्होंने एडवोकेसी नहीं कर रहा भाईजान इस्टेब्लिशमेंट दी, कहते तो समझो मैं उन्होंने एडवोकेसी कर रहा, मैं तो जो मुझे मेरे सामने चीज़ हो रही है मैं वो पेश कर रहा हूँ आपको। अब ये एक पेज पे बाद में जाके क्या होता है, लेकिन ए परतू थे पै गए। नून लीग को तो रात को नींद नहीं आन रही कि अगर ये लोग PTI और इस्टेब्लिशमेंट किसी जगह पे एक पेज पे हो जाते हैं तो साडा की बढ़ेगा। वो जो शोले फिल्म का है तेरा क्या बनेगा कालिया, तो उसने कहा मैंने सरकार मैंने आपका नमक खाया है, तो कहता तो अब फिर गोली भी खा। मैं ड्रामे का एक सीन आपसे शेयर कर रहा हूँ भाई, मैं और कुछ नहीं कहते। तो ये तो बड़ा काम खराब हो गया भाई। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी चीज़ की तरफ। दुनिया इसे कैसे देख रही है? ये तो तय है कि दुनिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान को कहा यहाँ पे 22 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं। ओके, मैंने मान लिया। ईरान, रूस, चीन का इजलास हो, उनका जी अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं। ओके जी, मैंने इसे भी मान लिया। फिर जनाब अली क्या कहते हैं, तुर्किया ने भी कहा कि यहाँ दहशतगर्द मौजूद है। ये अचानक ये जो नेतन्याहू का विजिट है और जो मोदी के साथ जो जफियाँ हैं, इसके पीछे क्या है? यहाँ से एक बारीक गेम शुरू होती है। और यहाँ पे मैं, अगर आप रुके तो मैं आपको याद कराता हूँ कि इमरान खान जब आया, ये इजराइल की स्ट्रैटेजी है, ये इजराइल की कोशिश है कि मुसलमानों को लड़ाओ। ये जितनी आग लगी हुई है ना मुसलमान दुनिया में, आप इसके पीछे कहीं ना कहीं जाएंगे तो इसराइल होगा। उनकी हुकूमत आई तो इसी तरह नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़ के भाग रही थी, हालात बहुत ख़राब थे।
تو ہمارے کچھ ماہرین کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں افغانستان میں انٹرفیئر کرنا چاہیے. تو عمران خان نے کہا نہیں. عمران خان نے اپنی کامیاب ڈپلومیسی کے ذریعے نیٹو کو بھی وہاں سے نکلوا دیا, وہاں کے شہریوں کی بھی سیفٹی کر لی. اگو ہوں جو کوئی بندہ اگر نکل احسان فراموش تو اس میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے نا. ہم جب یہ آ کے بیٹھے ہیں تو سب سے زیادہ کس نے انہیں سپورٹ کیا تھا. اینی چلیں اس سے آگے نکلیں. اب میں آتا ہوں آپ کے اصل چیز کی طرف. ایک امریکن صحافی ہیں, ان کا نام ہے لورا سم تھنگ کر کے, یہ خود کو جویش کہتی ہیں اور چھپاتی نہیں ہیں. ان کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا میں, اس میں لکھا تھا ٹیررسٹ کلنگ ٹیررسٹ. تو مجھے ایک بات ایسے لگا کہ جیسے یار دونوں تو مسلمان ہیں, رمضان ہے, دونوں طرف کلمہ گوئے ہیں, پھر یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو افغانستان سے در اندازی ہوتی ہے, یہاں پہ دھماکے ہوتے ہیں, یہاں پہ ہماری شہادتیں ہوتی ہیں, تو اس کے جواب میں ہم ریٹیلیٹ ہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی آپشن تو نہیں بچتا. لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آج انڈیا اور اسرائیل دونوں بیٹھ کے تالیاں مار رہے ہوں گے کہ پاکستان کا جو اسٹریٹجک ڈیپتھ جسے ہم کہتے تھے آج وہ ہم سے دور ہو رہی ہے. اور عمران خان بار بار ایک ہی بات کہتا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ دہشت گردوں کو چن چن کے مار دیا جائے. میں تو یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھتا. اور خدا کی قسم جن جوانوں نے شہادتیں دی ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے, ان دنوں میں ہم ان کا دین ہی نہیں دے سکتے. اب مجھے جو مرضی کہیں, حقیقت یہی ہے, ہم ان کا دین نہیں دے سکتے ان عظیم لوگوں کا. لیکن اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ کہیں یہود اور حنود کو تو نہیں ہو رہا, کہیں یہ ہماری لڑائی کا کوئی اور ایڈوانٹیج تو نہیں لے رہا ہے. اور یہ جو بگرام ایئر بیس ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ افغانیوں کو اب پڑھنے پا دینا میں, تو یہ کچھ مجھے چیزیں ہضم نہیں ہو رہی, ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. آخر میں جا کے اگر افغان رجیم چینج ہو جاتی ہے, اور ویسے تو افواہیں چل رہی ہیں ہیبت اللہ بھی مارا گیا یہ وہ, تو پھر اس کے بعد کا سین کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے ہماری قیادت کو اسے سوچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے جو لوگ میرے جیسے ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں, انہیں بھی اتنی محب وطن سمجھ کے بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک اور اینگل سے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور ہمارا حق ہے بینگ پاکستانی کہ ہم اس کو دیکھیں اور ہم اس پہ بات کریں, کیونکہ ہم اس مٹی کے فرزند ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل قیادت ہے اس وقت اس کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس بات کو سمجھے کہ ہم نے نیریٹو کی جنگ بھی جیتنی ہے. وہ تو پی ٹی آئی والے کھڑے ہوئے ہیں, نیریٹو کی جنگ جیتے, وہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جنرل شریف صاحب نے بھی اس کا انڈائریکٹلی اعتراف کر لیا کہ آج اگر ہمارے اندر سے یہ ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس ساری جنگ کا فائدہ امریکہ نہ اٹھا لے کہیں, کیونکہ امریکہ ایران پہ حملہ کرنے کے بہانے بالکل ہمارے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اور ایران کا, امریکہ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ بلوچستان کے لیے اپنے گندے عزائم کا اظہار کر چکا ہے. تیسری طرف امریکہ کا جو سفیر ہے وہ اسرائیل کو یہ کہہ چکا ہے کہ بلوچستان سمیت خلیج کے اوپر آپ قبضہ کر لیں, اللہ نے یہ زمین آپ کے لیے بنائی ہے. تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ایران کی اور امریکہ کی آپس میں معاملات طے ہو جائے تو بلوچستان الکام بچ جائے اور یہ ساری لڑائی ہمیں ڈائیورٹ کر دے کسی اور طرف. تو بھائی جان میں تو آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اے جذباتی ہون دے تھانتے, اے میری جذباتی قوم, ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران ریاض صاحب پہ 1 ارب روپے ہٹ جانے کا دعویٰ کر دیا ہے. اچھا, ایک دفعہ میں خبریں میں کام کرتا تھا تو ضیاء شاہد صاحب نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ کسی بات پہ ناراض ہو کے, اس ٹائم میری تنخواہ تھی کوئی 10-12 ہزار روپے, تو کہا کہ جی میں نے آپ پہ 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا ہے. ضیاء شاہد مرحوم صاحب خبریں کے چیف ایڈیٹر, پاکستان کے لیجنڈری صحافی, تو 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا. تو میں کہا سر تھینک یو. کہا